नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डेली लाइव शो पैसा बोलता है। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस शो में बाजार की प्री ओपनिंग सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही आज आपको किन सेक्टर्स और किन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। Thank you, Satyam ji. Very good morning and thanks for having me on the show. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ मेरे को होस्ट सत्यम सिंह भी जुड़ चुके हैं। सत्यम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच अंकित एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम। शरद सर, इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर आखिर बॉटम कहाँ पर बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो लगातार बाइंग करने के लिए वो पूछ रहे हैं। किसी की ऐसी सवाल नहीं है किसी के ऐसे कि आप यहाँ पर क्या सेलिंग करनी चाहिए। एफआईज की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। अब तक करीब 85,000 करोड़ रुपए एफआईज निकाल चुके हैं बाजार से। ऐसे में सर आज आप बाजार की ओपनिंग किस तरीके से देख रहे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या रेंज होनी चाहिए सर? ठीक है। तो देखिए, जो सवाल है इसको प्रिजर्व कर लेते हैं सत्यम जी कि बाइंग कहाँ करनी है। तो वो अभी मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा, शेयर करूंगा क्लाइंट के साथ, तो दे कैन देमसेल्व्स डिसाइड कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिक सिनेरियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए, कल एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का ऑप्शन का 51,500 का, जो इसका 565 का टारगेट था और वो मीट होता हुआ दिखाई दिया था। हाई हमें 660 के आसपास का बैंक निफ्टी 51,500 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिला था। आप देखिए सेटअप क्या है। तो अगर आप सेटअप देखेंगे तो जो कल पोजीशन हम लोग छोड़ करके गए थे, सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। 51,500 अब आप देखेंगे तो अच्छा पुट राइटर का बेस बन गया है। यहां पर करीब आप देखेंगे तो 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट 30 अक्टूबर के एक्सपायरी में खड़े हैं अगेंस्ट 54,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप। तो ये बेस बनता हुआ दिखाई दिया। नीचे देखेंगे 51,400 300 200 से लेकर के सभी जगह पर पुट राइटर बेस है। और अच्छी बात क्या है, कॉल राइटर ने पोजीशन काटी है। तो देखिए, जो हमारा शो लगातार देख रहे हैं, पिछले फ्राइडे से जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, एफआईआई ने खरीदारी की थी बैंक निफ्टी में। केवल जो गिरावट हुई वो रिटेल क्लाइंट्स के द्वारा ही गिरावट देखने को मिली। मैंने डेटा आपसे शेयर किया था। एफआईआई ने बैंक निफ्टी को बेचा नहीं था। तो एक सपोर्ट आपको 51,500 के आसपास बनता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कॉल रेटर का बेस सबसे बड़ा 52,000 के आसपास खड़ा है। यहाँ करीब आप देखेंगे तो 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। तो एक ये जोन 51,500 से 52,000 का जोन अब बड़ा डिसाइसिव हो जाता है। मतलब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी हमें हो सकता है चलता हुआ दिखाई दे। अब अगर आप एफआईआई का डेटा देखें तो देखिए, कल सुबह मैंने क्या शेयर किया था कि परसों एफआईआई ने करीब 116 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाय किया था और 6500 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया था। शॉर्ट काटा था स्टॉक फ्यूचर में, लॉन्ग बिल्डअप किया था। सेम डेटा आपको कल भी देखने को मिल रहा है। 2748 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर एफआईआई ने बाय किया है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए हैं और करीब 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड किए। अब देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सिलेक्टिव काउंटर्स में बाइंग हो रही है। तो जहां पर रिजल्ट्स अच्छे हैं वहां पर देखिए बाइंग हमें देखने को मिल रही है। और सीक्वेंशियली जहां अच्छे हैं, जहां आने वाले समय में मार्जिन प्रोजेक्शंस हैं, वहां पर आपको बाइंग होती हुई दिख रही है। 1672 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग हुई है, जिसके अंदर आप देखिए सब्सटैंशियल करीब 1358 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर एफआईआई ने बाय किया है। 3.7% शॉर्ट अनवाइंड किया है यहाँ पर। और आप देखेंगे तो करीब 179 करोड़ 180 करोड़ के आसपास निफ्टी फ्यूचर भी बाय किया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो आपको करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी में जो कल मैंने कॉल दिया था उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो होल्ड करने में अब वो अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले। 275 का स्टॉप लॉस था, उसको अब लगा ले 350 रुपए पर, क्योंकि जो सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 51,460 473 पहला, दूसरा है 51,327 350 दूसरा नीचे की तरफ। इस जोन में मैक्सिमम कोई भी पुल बैक आएगा बैंक निफ्टी में तो इस जोन पर सपोर्ट दिखाई देगा, क्योंकि मैंने भी आपको पुट राइटर का बेस डिफाइन किया। ये जोन जब तक नहीं टूटता है फ्रेश बेरिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के प्रोपोर्शनेट आपको क्या करना है, 350 और 450 का प्राइस है। जो आपको 51,500 को कॉल वहां कहीं मिले या वो आपको अगर मनी मैनेजमेंट पे आपको अलाउ करे तो उसका स्टॉप लॉस लेकर के आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जो कल आप लेकर के गए थे 30 अक्टूबर की एक्सपायरी में। ऊपर की तरफ आप देखेंगे
तो धीरे धीरे ये 680 750 तक जाता दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेड करना शुरू करेगा, जो इसका 51 460 473 के ऊपर 51 500 के ऊपर प्रिसाइसली ये इन द मनी हो जाएगा। अभी डेल्टा 0.55 है, इन द मनी हो जाएगा तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, क्या उस कंडीशन में 680 750 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट स्पॉट का लिख लीजिए 51 752 780, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखेंगे तो 51 52,000 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी कॉल राइटर का बेस है, और दूसरा ऊपर की तरफ टारगेट है 52,070 52,095। अगर वो टच करके आ गया तो आप सब गंगा नहा जाएंगे। मींस मतलब इट विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर द मार्केट एज ए होल, कि अगर 52,000 के लेवल को एक बार टच करके बैंक निफ्टी आ जाए, उस स्थिति में आपको 51,000 के कॉल में और भी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अब अगर आप निफ्टी देखें तो यहां पर स्थिति क्या है, 24,400 24,500 दोनों जगह पे बड़ा टसल है। 24,400 को पुट राइटर्स ने गेन कर लिया है, लगभग 1,95,000 का पुट राइटर का बेस है अगेंस्ट 1,44,000 कॉल राइटर पोजीशन छोड़ नहीं रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक माफ कीजिएगा, एक टोन बेरिश हूं एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये पोजीशन छोड़ता तो और थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा हो जाता। 24,300 पे देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ करीब 1,26,000 के लगभग पुट राइटर का बेस है। नीचे आप देखिए 24,200 100 24,000 एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। 24,500 पे भी कल देखिए कॉल राइटिंग बढ़ी है, तो 24,500 कॉल राइटिंग बढ़ने की वजह से आप देखिए नेक टू नेक कंडीशन है, यहाँ करीब 2,38,000 पुट राइटर है, 2,37,000 कॉल राइटर है, और कॉल राइटर कल बढ़े हैं। इसलिए मैं यहां पर कॉल नहीं दूंगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी को मैं चाहूंगा सस्टेन हो जाए। सपोर्ट क्या है, देखिए कभी भी ऑप्शन को तब प्ले नहीं करना चाहिए जब आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो बाजार के मूव को लेकर के, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा तो डेल्टा डिके, तो थीटा डिके होगा वैसे भी, और जो है डेल्टा आपका कम होगा तो आपको वैसे भी प्रीमियम डिटेरियोरेट होता हुआ दिखेगा। निफ्टी में सपोर्ट है 24,400 24,420 और नीचे की तरफ 24,300 2330। इस जोन में कहीं आपको मिले तो उस कंडीशन में आप 24,400 की कॉल बाय करने की कोशिश कीजिए। ऊपर की तरफ मूव कहां जाएगा, 24,504 522 और 24,567 592। जब तक 567 592 न टूटे, मतलब जो 24,500 का कॉल रेट है जो मैंने बताया पोजीशन बिल्ड करके चला, वो पोजीशन ना काटे, आप बुलिश मत होइएगा निफ्टी के अंदर। मुझे लगता है ये जोन कटना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आईटीसी के रिजल्ट आए हैं, मिक्स बैग है, तो वहां पर देखिए थोड़ा सा आपको सबसे बड़ा दिक्कत दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है जो कमेंट्री है आईटीसी की वो काफी खराब है, तो अभी मौका मिलेगा वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस वजह से भी देखिए थोड़ा सा निफ्टी मुझे लगता है रेंज बाउंड हो सकता है। बिल्कुल, तो जो हमारे इंडेक्स ट्रेडर्स हैं उनके लिए आज शरद सर ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको रेंज बता दी है। निफ्टी आज कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आपके लिए एक ट्रेड है जहां पर आपको बैंक निफ्टी का 30 अक्टूबर 51,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। अगर ये गैप अप ओपन होता है तभी, और गैप अप होने पर आपको 450 पर यहाँ पे खरीदारी करनी है। साथ ही जो आपको टारगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे वो 680 और दूसरा टारगेट 750, और साथ ही जो स्टॉप लॉस रखना है आपको वो 350 का रखना है यहाँ पे। जी सत्यम, कल भी हमें बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी, लेकिन निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला था, और आज आईटीसी के नतीजे आए हैं, इन सब पर हम बात करेंगे आगे। सर, लेकिन जो हमारे डेरिवेटिव साइड में ट्रेडर हैं उनके लिए आज कौन सी कॉल आपके पास है सर? जी, तो देखिए सबसे पहले नवीन फ्लोरिन को लीजिए। कल देखिए नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किए थे, फ्लैटिश थे, मार्जिन फ्लैटिश था, लेकिन जो ऑर्डर बुक है स्ट्रांग है, जो प्रोजेक्शंस हैं आगे वाले क्वार्टर्स के लिए अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहां पर आप फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। एक अच्छा मूव मुझे लगता है यहाँ नवीन फ्लोरिन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस रखिएगा 3300 का, टारगेट रखिएगा 3645 3825। तो नवीन फ्लोरिन में आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोरोमंडल आप देखिए स्टॉक बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है यहां पर भी आपको एक अच्छा बेस बनता हुआ स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस पर्टिकुलर काउंटर को भी कोरोमंडल विचेवर वे मैं बताना चाहूंगा, मुरुगप्पा ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं सत्यम जी, चाहे वो सीजी पावर हो, चाहे वो कोरोमंडल हो, चाहे चोलामंडलम हो, सभी कंपनीज ऑपरेशनली बहुत अच्छा करती हैं, बारिंग 1-2 क्वार्टर्स आप छोड़ दीजिए। तो कोरोमंडल फ्यूचर्स देखिए रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है 1560 का एक रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं, लेकिन अगर आप देखिए स्टॉप लॉस 1560 का लगाइए, 1750 1790 के टारगेट के इसको खरीदिए।
इसके अलावा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर, यहां पर आप खरीदारी कीजिए। कल एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिला था। मुझे लगता है जिस तरह से यूको बैंक और यूनियन बैंक के नंबर्स आए हैं और पीएसयू बैंक के छोटे पीएसयू बैंक के नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। स्टॉप लॉस रखिए 236 के पास, टारगेट रखिए 257 का। तीसरा आप आरईसी को देखिए, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया है, प्योर टेक्निकल कॉल है। मुझे लगता है कि वैसे भी आरईसी पीएफसी 9 और 11 की पी पर ट्रेड करने वाले स्टॉक से गिरावट होती है तो अच्छी खरीदारी यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा दिखाई देती है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ दिखा है। स्टॉप लॉस रखिए 506 का। मुझे लगता है पोजिशनली 548 और 564 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ओएफएसएस के रिजल्ट मुझे लगता था अच्छे आएंगे, बट रिजल्ट्स काफी कमजोर आए हैं। मुझे लगता है यहां पर एक बिकवाली हो सकती है, लेकिन बिकवाली के लिए करना क्या है, अगर 10,560 के नीचे फ्यूचर खिसक जाए तभी बेचेगा, क्योंकि मजबूत सपोर्ट के पास स्टॉक खड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा डोल्ड्रम्स पे था वेदर टू बाय और सेल, बिकॉज कई बार रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में बुलिशनेस भी देखने को मिलती है। तो 10,560 के नीचे खिसक जाए तभी आप बेचिएगा। माफ कीजिएगा, 10,950 का स्टॉप लॉस रखिएगा। मुझे लगता है 10,600 का पहला टारगेट आएगा। अगर 10,560 टूटता है तो 10% का नीचे का अपसाइड 9,660 के आसपास का खुलता है। पहला टारगेट है 10,600, दूसरा 9,660। आप देखिए केपीआईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, बाजार ने उसको पनिश किया है। तो बिल्कुल ये पोजीशंस है जहां पर मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशंस। जी, तो आज के लिए ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कई सारी कॉल्स और सर ने शेयर कर दी हैं। आप उन सब पर भी ध्यान रख सकते हैं और जो लेवल्स बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लें। आपकी स्क्रीन पर सारी कॉल्स आ रही हैं इस समय, उनको ध्यान में रखते हुए आज आप ट्रेड कर सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं अंकित जी। चलिए शरद सर, अब पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। आज आप कौन से स्टॉक पर आज आपका फोकस रहने वाला है सर? तो देखिए रिजल्ट सीजन है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में मिल रही है। तो आज मैं एक छोटा सा और कुछ एक स्टॉक सिलेक्ट करके आया हूं जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, जो हमारे दर्शक कई बार पूछते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, उनको भी मैं कुछ, अगर आप अलाउ करें सत्यम जी, तो मैं कुछ एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा जी। सो देखिए सर, पहला स्टॉक है पीएनबी। आप पीएनबी फाइनेंस को देखिए, बहुत अच्छा बिल्डअप है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं। 985 के ऊपर खरीदिएगा, 1170 का टारगेट के रखिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 920 का। निपॉन एएमसी देखिए रिजल्ट्स बेहतरीन है, बाय करिएगा 717 के ऊपर, टारगेट रखिएगा 810, स्टॉप लॉस रखिएगा 680। जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए कंसिस्टेंटली कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है क्वार्टर सिक्वेंशियली वाई बेसिस पर। मुझे लगता है 705 के ऊपर खरीदारी कीजिएगा। माफ कीजिएगा, हाँ जी, 705 के ऊपर खरीदारी कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 790 का, तो बड़ा टारगेट है यहाँ पर, स्टॉप लॉस रखिएगा 670 का। एमजीएल देखिए, एमजीएल आईजीएल इन सब के साथ सबसे बड़ी समस्या आई थी जब आपने देखा कि जो बेसिकली जो एलोकेशन ऑफ एपीएम गैस था वो बेसिकली कम होता हुआ दिखाई दिया इन कंपनीज के लिए। तो जो ये दूसरी जगह से गैस प्रोक्योर करेंगे उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो यहाँ पर मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। इसके बावजूद टेक्निकल चार्ट पे आप देखिए तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, काफी गिरावट हुई है। तो एक आपको करना क्या है, अगर 1615 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, केवल इन दैट कंडीशन आप इसको खरीदेगा। एक टेक्निकल पुल बैक आपको मिल सकता है 1800 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस 1540 का आपको लगाना है। सीआई ऑटोमोटिव्स देखिए, यहां पर आप देखें तो 1520 के ऊपर खरीदेगा, स्टॉक 1520 के ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट 1590 का रखिएगा, स्टॉप लॉस 500 रुपए, सॉरी 1500 के पास रखिएगा, माफ कीजिएगा 500 गलती से लिख गया, इसको करेक्ट कर दीजिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज देखिए, मैं इस स्टॉक के ऊपर काफी बुलिश हूं, फंडामेंटली भी 330 के ऊपर बाय कीजिएगा, 415 का टारगेट रखिएगा, 300 रुपए का स्टॉप लॉस आप लेकर के चलिए। डिक्सन टेक देखिए, बिल्कुल यूनिक पोजीशनिंग है इस कंपनी की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के भी इस वक्त भी आए हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है 15,480 के ऊपर काफी चल भी गया है, इस लास्ट वीक में सस्टेन कर रहा है, तो इतना चला हुआ स्टॉक को देने में थोड़ा घबराहट होती है, बट इवन देन 15,480 के ऊपर सस्टेन करे तभी खरीदेगा। बाजार अच्छे रिजल्ट्स को ऑनर कर रहा है, आप देखिए किस तरह के मूव्स आ रहे हैं। आपने कल देखा पीरामल फार्मा, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट इतना चला हुआ स्टॉक है, हमारा रिकमेंडेड स्टॉक्स था, देखिए किस तरह से 18% चलता हुआ दिखाई दिया। तो 15,480 के ऊपर खरीदिएगा, टारगेट रखिएगा 16,800, स्टॉप लॉस रखिएगा 1500।
तो 15,000 माफ कीजिएगा। तो ये हो गए 7 स्टॉक जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यूटीआई एफसी एजिस लॉजिस्टिक पर भी ध्यान रखिएगा, रिजल्ट्स है, मुझे लगता है यहां दोनों पर भी बुलिशनेस बनी रहेगी। अब स्टॉक इन फोकस जो लंबी अवधि के लिए हमारे दर्शक खरीदना चाहते हैं स्टॉक, तो देखिए 2 स्टॉक है, थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेजेक्टरी वाले स्टॉक्स है, बट इवन देन अडानी विल्मर, देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपने अगर कमेंट्री देखी हो एचयूएल की, तो आपको वहां पर पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का जिक्र किया था एचयूएल ने, और आईटीसी की भी कमेंट्री देखेंगे तो काफी कमजोर है। तो इसके बावजूद आप देखेंगे तो अडानी विल्मर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया है, डबल डिजिट ग्रोथ आपको एडिबल ऑयल्स और फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में देखने को मिली है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। अगर आप इसके अच्छे माइलस्टोन्स में देखें तो हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली ऑपरेटिंग एबिटा फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इसने कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1232 करोड़ के आसपास, करीब 350% की वाई ग्रोथ है। तो एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में कंपनी आते हुए दिख रही है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आती हुई कंपनी दिख रही है। मैनेजमेंट का भी मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में भी कंपनी की ग्रोथ मेंटेन रहेगी। आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली पैट H1 में करीब 624 करोड़ का कंपनी ने क्लॉक किया है। 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, 380 का टारगेट रखिए। कैविएट ये है कि गैप अप ओपन होकर के सस्टेन करे तभी इसको खरीदेगा, अदरवाइज स्टॉप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अडानी का ही, अडानी टोटल गैस। तो देखिए यहां पर आप देखें तो यहां पर कुछ ग्लोबल लेंडर से कंपनी ने करीब $375 मिलियन का फंड रेज किया है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 172 करोड़ के आसपास Q1 में। अगर आप देखें तो रेवेन्यू करीब 6.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 1240 करोड़ के आसपास। तो अगर आप सिक्वेंशियली देखें, अगर आप अप्रैल में जून क्वार्टर के विजा भी देखें तो अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 12% दिखाई दिया है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स रियलाइजेशन अच्छे कंपनी को आते हुए दिखाई दिए हैं। और आप देखें ये यहां पर आप देखें तो हायर वॉल्यूम और कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस जो कि 12% के आसपास की बढ़ी है, इसके बावजूद एक अच्छा बैलेंस गैस पोर्टफोलियो अक्रॉस मल्टीपल इंडाइसेस होने के कारण यहां पर आप देखिए तो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है। कंपनी का मानना है कि 16 अक्टूबर से चूंकि 16% रिडक्शन हो गया है एपीएम गैस एलोकेशन में, इसके बावजूद थोड़ा सा असर पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके बाद भी इनको लगता है कि शायद ये आने वाले समय में जो ये इम्पैक्ट है क्लाइंट्स को परकुलेट ना करें या डाउनलोड ना करें, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज सीख करते हुए कॉम्पिटिटिव गैस प्राइसिंग को मेंटेन करें और एक इंटरप्टर सप्लाई दें और मार्जिन्स को यहां पर बनाए रखें। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अडानी टोटल गैस, एमजीएल, आईजीएल सबके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जब से जो एपीएम गैस एलोकेशन है गेल के द्वारा उसको कम किया गया है, माफ कीजिएगा, इनका कॉस्ट ऑफ अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मार्जिन पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद मैं एक रिस्की कॉल ले रहा हूं, तो यहां पर भी स्टॉक अगर सस्टेन करे ऊपर की तरफ, ऊपर गैप अप को सस्टेन करे तभी खरीदेगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। 694 का स्टॉप लॉस रखिएगा, मुझे लगता है 825 940 के टारगेट यहां खुल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज शरद सर ने बिल्कुल लाइनें लगा दी हैं। पोजिशनल जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए 2 स्टॉक्स अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, कहाँ पे आपको खरीदारी करनी है और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो आप कॉल्स ले रहे हैं, लेकिन साथ ही जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे में या फिर काइंड ऑफ जो ऐसे स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी आज शरद सर ने करीब 7 काउंटर्स बता दिए। इनके हम आपको आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसे देख सकते हैं, वहाँ पे इसको पोस्ट कर देंगे जितने भी शरद सर के कॉल्स हैं, तो आप वहाँ पे भी अपडेटेड रहिए। जी सर, कुछ नतीजे आए, आईटीसी की हमने बात कर ली, कंजम्पशन में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन बैंकिंग के भी एक इंडसइंड बैंक का नतीजे आए सर। प्रॉफिट में लगभग 39% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी बढ़त हुई है 5.3% की। लेकिन सर कैसे नतीजे लग रहे हैं? एनपीए इनका बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आपको कैसे नतीजे ये लग रहे हैं सर इंडसइंड बैंक के? ये तो देखिए अगर आप इंडसइंड बैंक को देखिए तो काफी कुछ आप देखिए डिस्काउंटेड था। जिस तरह की स्टॉक के अंदर फॉल आया है, आप देखिए बाजार मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहीं ना कहीं चीजों को डिस्काउंट कर लिया था कि इस तरह के रिजल्ट बिल्कुल पॉसिबल हैं, आ सकते हैं। बड़ी गिरावट देखिए आज भी हमको देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर।
करीब। तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप देखें तो रिजल्ट काफी खराब है। आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम 1% सिक्वेंशियली गिरती हुई दिखाई दी है, रेवेन्यू 4% गिरता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 40% सिक्वेंशियली गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा स्टॉक में वैसे भी रेजिस्टेंस था और मुझे लगता है 1343 का एक इसका अच्छा सपोर्ट था, जिसके नीचे आज एक खिसकता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है और एक बड़ी गिरावट देखिए हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है 1150 के आसपास। तो मुझे लगता है 1343 का जैसे ही जोन इसने तोड़ा था, स्टॉक अपने आप कमजोर हो गया था। तो पुल बैक जब तब तक नहीं बनता, अब तक 1350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो शॉर्ट मुझे नहीं लगता किसी के होंगे यहाँ पर और कोई शॉर्ट में पैसा बना पाया होगा या शॉर्ट देते भी, इसलिए मैंने शॉर्ट इसमें दिया नहीं, क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन होगा कि आप का कुछ पैसा बनेगा नहीं, तो आप इतना गैप डाउन के बाद बेचने का मतलब क्या है। तो देखिए बिल्कुल अब क्या है, अब मुझे लगता है यहां से नेगेटिव सारा डिस्काउंट हो जाना चाहिए स्टॉक के अंदर, स्टॉक में थोड़ी और गिरावट होगी। आप अगर देखें तो करीब मई 2023 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है 1050 से लेकर के 1134 का। तो वो जो समय था वो एक अच्छे क्वार्टर था, वहां पर रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। तो इस जोन में 1050 से 1130 के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है बिल्कुल नेगेटिव सारे डिस्काउंट हो चुके हैं, हो सकता है स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करके दोबारा एक बार चलने की कोशिश करें। जी सर। जी चलिए शरद सर, अगला जो काउंटर है वो है आईटीसी का, जहां पर हमने देखा कि उनके प्रॉफिट्स में करीब 3% का जंप देखने को मिला और जो नेट प्रॉफिट रहा वो करीब 5080 करोड़ के करीब था। साथ ही जो रेवेन्यू ऑपरेशंस से आए वो उसमें भी करीब हमें 17% का जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि सर आईटीसी और एचयूएल जैसे जो भी काउंटर्स हैं उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो फेस्टिव डिमांड थी, कहीं ना कहीं वो मीट नहीं हो रही हैं। और आईटीसी की तरफ से भी और एचयूएल की तरफ से भी ये कमेंट्री की गई कि हाँ, इस बार जो फेस्टिव डिमांड थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नज़र नहीं आ रही है। साथ ही जो अर्बन एरियाज में जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं उनमें उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं और स्पेशली आईटीसी और एचयूएल के अंदर सर क्या करना चाहिए इस समय पर? तो देखिए ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं आईटीसी, आपसे रिजल्ट डिस्कस करूं फिर पे जल्दी से कॉल भी दे दूंगा। तो देखिए इन्होंने बोला है कि एफएमसीजी में अगर आप देखें तो रेवेन्यू 5.5% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सिगरेट में आप देखें तो नेट सेगमेंट रेवेन्यू 3.5% 730 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। होटल सेगमेंट में विचेवर में एक अच्छी डिमांड आई है। देखिए ये सिग्नल है, अगर आप देखें होटल सेगमेंट में आप शैले होटल को देखें, शैले होटल के भी रिजल्ट है, इसके अलावा आप देखिए अभी इंडियन होटल के भी रिजल्ट्स हैं। तो ये इन्होंने खुद देखिए इंडिकेशन दिया है कि होटल सेगमेंट पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है हाई बेस की वजह से। तो यहां पर रेवेन्यू 12.5% वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एग्री बिजनेस सेगमेंट पे 47% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई। देखिए समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, समस्या आप अपने आप अभी एक चीज देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए इन्होंने प्रोजेक्ट क्या किया है, इन्होंने बोला है कि साथ देखिए अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो यहाँ पर देखिए 9.2% 9.4% के आसपास, जो जून में 9.4% था, सितंबर में भी 9.2% के आसपास बना हुआ है। पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेल्स अगर आप देखें तो डिक्लाइन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो जून में जो सेल्स करीब 17% के आसपास आ रही थी टू व्हीलर की, वो गिर करके -9% हो गई है। जो सेल्स आपको जून जुलाई में करीब आप देखिए तो करीब 7 और 5% के आसपास थी। 19% का डिक्लाइन है पैसेंजर व्हीकल सेल में, जो इनके नंबर बता रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन भी ये बता रहे हैं कि साहब ऐसा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, 39 मंथ के लो पर है। और फ्यूल कंजम्पशन में भी एक डिग्रोथ दिखाई दे रही है। रूरल वेजेस कमजोर हुए हैं। आप देखिए क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में खर्चा कमी दिखाई दे रही है और कोर सेक्टर में भी डिक्लाइन है। देखिए ये क्या दिखा रहा है, आपने सबसे पहला सवाल सत्यम जी मुझसे क्या पूछा था कि कहां पर बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। देखिए इस तरह की कमेंट्री अगर आईटीसी की आ रही है, एचयूएल की आ रही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है सर, तो देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि सीक्वेंशियली देखिए कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और इसलिए जो है ओवरऑल आप देखिए इकोनॉमी पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी इनके कमेंट्री में नंबर्स दिख रहे हैं। एचयूएल ने भी बोला था कि देखिए अर्बन स्पेंडिंग गिरती हुई दिखाई दी है, रूरल कंजम्पशन ग्रोथ है, और ये तो बोल रहे हैं कि साहब रूरल वेजेस भी कमजोर हो रहे हैं लगातार। अगर आप देखिए मार्च 2021 के बाद से लगातार कमजोरी दिखी है। तो देखिए इस तरह के नंबर्स में आप देखेंगे तो बिल्कुल वीकनेस है। हाँ, अब आ जाइए स्टॉक के ऊपर, तो स्टॉक बिल्कुल सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई आज अभी भाव है 488 का,
अगर कोई अभी प्ले करना चाहे तो मुझे लगता है 500 रुपए का एक कॉल ऑप्शन ले ले। इस वक्त भाव है करीब 2 रुपए 20 पैसे का। एक स्टॉप लॉस लगाए करीब 80 पैसे के आसपास। मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं ये 7 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्ले को, आईटीसी को, मुझे लगता है बहुत अच्छे सपोर्ट के ऊपर आईटीसी मेंटेन हो रहा है। जो क्रिटिकल इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसको आईटीसी ने, जो ब्रेकडाउन जोन था, उसको आईटीसी ने बिल्कुल मेंटेन किया है। आज उसके ऊपर ही खुला है और सस्टेन कर रहा है। जो जोन है करीब आप देखें 488, तो ये जो जोन है 480 488, इसको सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल यहां पर लॉन्ग जो लेना चाहे वो लॉन्ग भी ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। इनके नतीजे भी आए। प्रॉफिट में 19% का उछाल हमें देखने को मिला। रेवेन्यू गिरता हुआ दिखाई दिया 1.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा में गिरावट देखने को मिली, मार्जिन्स गिरते हुए दिखे। सर एनटीपीसी के नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? जी, तो देखिए, मैं इन द मीन टाइम एक बात बता दूं। देखिए मेरी बात सही हो गई कि मैंने सोचा था कि ओएफएसएस में एक बार पुल बैक आएगा सर। तो ओएफएसएस देखिए पुल बैक है। पहले मैंने इसको बाय ही दिया था, बाद में रिजल्ट देख करके इसको सेल किया। तो देखिए जो रिवर्स ट्रेड लेना चाहे वो ओएफएस में बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास था। तो वहां से देखिए बहुत अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। जी, तो देखिए अगर आप एनटीपीसी को देखें तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है इसके, माफ कीजिएगा। लेकिन ये है कि मैं चार्टिकली आपको जरूर बता सकता हूं कि एनटीपीसी में क्या आपको करना है। रिजल्ट मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं है सर। तो नाउ देखिए 400 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। आज थोड़ा उसके नीचे मुझे लगता है फिर दोबारा इसके अंदर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है एनटीपीसी। इसी 400 के जोन के नीचे खिसक गया है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वीकनेस हो सकती है स्टॉक के अंदर। टूवर्ड्स 390 ये स्टॉक जा सकता है। मुझे लगता है 415 का भाव यहां पर बिल्कुल 415 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बुलिशनेस रहेगी। लेकिन मैं अदरवाइज बता दूं, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ इज राउंड द कॉर्नर। बड़ा गिरावट मुझे लगता है नहीं इसके अंदर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको छोटा शॉर्ट ट्रेड लेना चाहे तो लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट इसके अंदर होगी। बड़ा सपोर्ट इसका 390 से लेकर के 395 के जोन में है। ब्रेकडाउन जरूर है 400 के जोन का, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वीकली चार्ट्स पर थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। बिल्कुल यहां पर एक आपको एक कंसोलिडेशन ऊपर तरफ मूव देखने को मिल सकता है। जी सर। शरद सर अगला जो काउंटर है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, जहां पर हमें करीब 265% का उनके प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। जो और ये जो जंप है वो उनके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ड्रिवन है। ऐसे में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए बिल्कुल डिक्सन को भी देखिए मैंने आपसे शेयर किया, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और अगर आप देखेंगे कंपनी को भी तो अभी भी महंगा स्टॉक है। करीब 29 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। 35% से ज्यादा इंडिया की रिक्वायरमेंट को बेसिकली केटर करता है। इसके अलावा आप देखिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल सेगमेंट से और टीवी सेगमेंट में ये एक निश प्लेयर हो गया है। काफी बड़ी ऑर्डर बुक इसके पास रहती है। आप देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, मोबाइल, सिक्योरिटी सिस्टम्स, और मेजर रिवेन्यूज का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस से और मोबाइल से 60% के आसपास रिवेन्यू आता है। तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी का हो रहा है। रिजल्ट मुझे लगता है कि काफी अच्छे इसके आए हैं। अब स्टॉक को अगर हम देख लेते हैं, मैंने आज भी इसके अंदर एक बोला था कि अगर ऊपर की तरफ चले, देखिए स्टॉक के अंदर एक गिरावट है, बिल्कुल नेगेट कर दीजिए क्योंकि काफी चल गया था स्टॉक। तो एक गिरावट है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ करना चाहिए। एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल लाजमी है। अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो 12,500 का टारगेट इसके अंदर खुलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ये आप शॉर्ट करते भी हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14,480 के पास रखना चाहिए। जी सर, आईटीसी एचयूएल की हमने बात की। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी नतीजे आए। ये नतीजे आपको कैसे लग रहा है? आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी 13.5% बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इनके मार्जिन एक्सपेंड हुए 120 बेसिस पॉइंट, 20.7% का मार्जिन है। एबिटा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नतीजों में सर। और आज स्टॉक भी लगभग 3.5% ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है सर इस पर? जी, तो देखिए अगर आप डाबर माफ कीजिएगा, डाबर ने लास्ट वीक में पहले ही कमेंट्री की थी कि मिड सिंगल डिजिट में डिक्लाइन आपको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में Q2 में देखने को मिलेगा। कंज्यूमर डिमांड में एक गिरावट देखने को मिलेगी। कंज्यूमर ऑफटेक में कमी है।
क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही हैं, फ्लड्स और हैवी रेन्स रहे हैं। बेवरेजेस बिजनेस में भी एक बार डिमांड की वीकनेस है। इंटरनेशनल बिजनेस स्टेबल देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप देखें गोदरेज को, तो यहाँ पर इंडोनेशिया, इसके बाद कंसोलिडेटेड इबिटा में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्टैंडअलोन की 7% की ग्रोथ देखने को है। लेकिन अगर आप अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो ऑर्गेनिकली 5% बढ़ती हुई दिखाई दिया है। नेट सेल्स केवल 2% ही का ग्रोथ है। आप इबिटा देखें तो स्टैंडअलोन बेसिस पर बिल्कुल फ्लैट है। तो नेट प्रॉफिट में एक डिग्रोथ देखने को मिली है 19% की। तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट क्योंकि ग्लोबली बिजनेस अच्छा है, तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में पहले ही गिरावट हो गई थी। अगर आप टेक्निकल चार्ट पर देखें तो एक राइजिंग चैनल ब्रेकडाउन इसको मिला था, करीब आप देखें तो करीब 1450 रुपए के आसपास। अब क्या है, कई बार ये ब्रेकडाउन होता है टेक्निकल टर्म्स में, आप देखिए तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद फॉल्स ब्रेकडाउन आते हैं, इसके बाद स्टॉक सस्टेन करके ऊपर चलता है। तो एक सपोर्ट जोन इसका है 1250, वो सपोर्ट जोन को स्टॉक ऊपर की तरफ चला अब धीरे धीरे करके सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि इस जोन को अगर स्टॉक बचा ले जाता है 1250 को, और ऊपर कहीं अभी कोई व्यू नहीं बनता है मेरा 1370 के ऊपर सस्टेन करे, तो एक आपको 1500 तक का पुल बैक पॉसिबल है। तो इमीडिएट कोई ट्रेड मत लीजिए, 1370 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, इसके बाद ही आपको एक बड़ा टारगेट 1220 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। जी सर, जी बिल्कुल। चलिए शरद सर, एक आखिरी काउंटर लेते हैं, फिर उसके बाद से जो दर्शक हैं उनके भी सवाल कुछ ले लेंगे। और ये काउंटर की है सर एसीसी का, जहां पर हमने देखा कि Q2 के इनके जो नतीजे आए उसमें प्रॉफिट्स में करीब 39% की गिरावट देखने को मिली, और जो प्रॉफिट्स रहे वो इस बार 234 करोड़ के रहे। हालांकि जो एनालिस्ट की जो एस्टिमेट्स थे वो करीब 218 करोड़ के थे, जिससे ये बेहतर ही है, लेकिन फिर भी जो गिरावट है वो काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा जो सेल्स में भी इनका 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में सर एसीसी का काउंटर कैसा लग रहा है आपको? जी, तो देखिए एसीसी को आप लगातार देखेंगे तो एक अच्छे बाजार में एक मूव आया था करीब नवंबर 2023 के बाद 1833 से एक मूव आया ऊपर की तरफ 2476। इसके बाद एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। जनरली ये पैटर्न एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है सीमेंट काउंटर्स में आप देखिए तो एक अच्छा कंसोलिडेशन है 2190 के पास स्पॉट का लेवल पर, यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन बेस आप देखें तो जनवरी 24 के बाद इस सपोर्ट जोन को स्टॉक ने ऑनर किया है, इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मैं इमीडिएट कोई बाइंग की राय नहीं दूंगा जब तक ये 2320 2380 के जोन को काटेगा नहीं ऊपर की तरफ, तब तक मैं इसको खरीद की राय नहीं दूंगा। एक बार 2380 का जोन ऊपर की तरफ काट दे सब्सटेंशियली, तब आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ 2590 2700 रुपए तक भी आपको एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। सर सवाल लेना शुरू करते हैं दर्शकों के। पहला सवाल अनुज सिंह जी का आ रहा है, ये लिखते हैं कि दीपावली के लिए कोई ऐसे स्टॉक बताइए जिससे दिवाली का खर्चा निकल जाए कुछ। अभी तो बताया इतने सारे, शरद सर ने 10 तो पोजीशन स्टॉक दे दिए। जी, तो देखिए मैंने कुछ आपको स्टॉक्स दिए हैं। अभी निकॉन आप देखिए अच्छा रिजल्ट आया है, होम फर्स्ट का देखिए रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो अगर आप होम फर्स्ट को देखें तो देखिए 7.5% सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो यूएम बढ़ता हुआ दिखाई दे। डिसबर्समेंट में 120 बेसिस पॉइंट का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर आप देखें तो जो पैट है उसपे आप देखें 10 बेसिस पॉइंट का एक अच्छा स्प्रेड देखने को मिला, एक्सपेंशन देखने को मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी में एक अच्छा 20 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन देखने को मिला। स्टॉक अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं आज। पीएनबी हाउसिंग में देखिए अच्छा अट्रैक्शन है, आईटीसी में देखिए अच्छा अट्रैक्शन है, ठीक है। आप देखें तो यहाँ पर एक ओएफएसएस को देखिए, ओरेकल फाइनेंशियल, मुझे लगता था रिजल्ट खराब आने के बावजूद स्टॉक सस्टेन करेगा, तो स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए इससे पहले देखिए कई सारे स्टॉक्स मैंने आपको पहले भी सुझाए हुए हैं जहां पर कि आप एक पोजीशन बना सकते हैं। देखिए कल मैंने आपको सोना बीएलडब्ल्यू दिया था। देखिए जो स्पॉट्स का एक्विजिशन कंपनी ने किया है, काफी ईपीएस एक्रेटिव बिजनेस है, तो वहां पर भी देखिए अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में दिखाई देगा। कैनफिन होम के देखिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, मैक्स फाइनेंशियल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, परसिस्टेंट सिस्टम कोफोर्ज देखिए बहुत अच्छा एक बार रिजल्ट्स यहाँ आपको देखने को मिले थे। इन सारे स्टॉक्स में अगर आपको मौका मिले तो बिल्कुल आप एंट्री कीजिए। देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर देखिए लगातार एक अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी आने वाले समय में भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी।
इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक देखिए एक अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है, वहां पर आप बिल्कुल ध्यान लगा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आज मैंने आपको दिया, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ पर एक ध्यान रख सकते हैं। जी सर। जी चलिए शरद सर, अगला सवाल केशव जी का आ रहा है। ये पूछ रहे हैं कि पीपीएल फार्मा में इस समय पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 238 की है सर। जी, आपने किस स्टॉक का नाम लिया? पिरामल फार्मा सर। जी, पीरामल फार्मा। जी, तो देखिए साहब, ये स्टॉक हम लोग ने कई बार डिस्कस भी किया पहले भी, अब कल भी मैंने आपको बोला। देखिए ये सारे स्टॉक पीरामल फार्मा, हाइकल, सिंजीन, इन सब का जो सीडीएमओ बिजनेस है, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जहां यूएस से अच्छे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। पीरामल फार्मा तीसरा सबसे बड़ा सीडीएमओ प्लेयर है इंडिया का, और जब बायोसिक्योर एक्ट यूएस में आया तो 4-5 चाइना की बड़ी कंपनियां बैन हो गई, यूएस के कॉन्ट्रैक्ट्स, यूएस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना बंद हो गए। फार्मा सीधे सीधे पीरामल फार्मा को इसका फायदा मिला। स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव आपको पहले ही दिखाया, 140 रुपए से करीब 217 रुपया। तो जो टारगेट टेक्निकल लेवल्स पे मैंने टारगेट 560 का दिया था। देखिए फंडामेंटल से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल से और बाय और सेल का लेवल डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता था 260 इसका मैक्सिमम है, तो वही 260 देखिए आके गया। अब इसमें नया व्यू मत बनाइए, अभी कुछ मत कीजिए, आपको भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि रिजल्ट आ गया है, न्यूज सारी डिस्काउंटेड है। देखिए आज ये गैप डाउन ओपनिंग मिली है, थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो दूसरे स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया वहां पोजीशन बनाइए। पीरामल फार्मा कभी छोड़ दीजिए, एक बार अभी अपने आप जो ऑल टाइम हाई है 260 उसके ऊपर सस्टेन करें 1-2 दिन, तब आप एक डे लो का स्टॉप लॉस लेकर के खरीदिएगा। दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी फॉर अ ट्रेंडिंग स्टॉक, कि जब 1-2 दिन ऊपर हाई के ऊपर जाके सस्टेन करे तो फिर उस 2-3 के कंसोलिडेशन जोन के लो का स्टॉप लॉस दीजिए और ऊपर के टारगेट के लिए आप बाय कीजिए। जी बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं सर। स्वाति मोरे जी का सवाल आ रहा है। ये पूछ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों ही काउंटर इनके पास मौजूद हैं सर, इस पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? तो देखिए माफ कीजिएगा, तो जी तो देखिए अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखें तो यहां पर देखिए गिरावट देखने को मिल रही है और काफी स्टॉक गिर गया है। पहले से ही इसने एक बार पोजीशनिंग बना ली है। जो भी इसको आप देखिए वीकनेस है वो इसके अंदर ऑलरेडी, जो ब्रेकडाउन 70 रुपए का आया था इसके अंदर, वो बेसिकली बहुत ही डिसाइसिव था। वो जोन बेसिकली टूटना नहीं चाहिए था, एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस था। अब ये दोबारा किधर जा रहा है? अब ये 62 रुपए की तरफ जा रहा है। 62 रुपए इसका ब्रेकआउट लेवल है, जो इसको करीब मई 2023 में देखने को मिला था। उसके बाद ही स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिली थी। हो सकता है उस जोन में 62 से 65 रुपए के जोन में स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे। रिजल्ट्स आएंगे तब आप देखिएगा, एक बार रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। तो इन दैट केस आप देखिएगा कि क्या स्टॉक के अंदर क्या एक व्यू बनता है। मुझे लगता है वही 60 रुपए से लेकर के 65 रुपए पर इसको जाके कंसोलिडेट हो जाना चाहिए। शरद सर, अगला सवाल आ रहा है नवनीत वार्ष्णे जी का। ये पूछ रहे हैं कि पीसीबीएल, इंडिया मार्ट और स्टैनली लाइफ में बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं सर? जी तो देखिए पीसीबीएल, इसके इंडिया मार्ट जी और स्टैनली लाइफ। इंडिया मार्ट इंटरनेशनल। तो तीसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला जी? फैमिली स्टैनली सर, स्टैनली, STANLEY। अच्छा कैमलिन फाइन साइंसेस, स्टैनली लाइफ। कैमलिन फाइन साइंसेस ना? नो सर, स्टैनली, STANLY। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि जी दोबारा बोलिए। स्टैनली लाइफस्टाइल्स करके ये है शेयर नेम। स्टैनली, एक बार चार्ट दिखाइएगा जरा, मैं देखूं क्या दिखा रहे हैं आप। स्टैनली लाइफ साइंस पीसीआर चार्ट चल सकता है क्या इसका? स्टैनली करके STAN। अच्छा स्टैनली लाइफ पर, सॉरी मैं एक्चुअली कई बार क्या होता है वो, प्लीज आप पीसीआर को बोलिए, थोड़ा सा कई बार वॉइस की दिक्कत होती है जी। स्टैनली लाइफस्टाइल। जी 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 जी। तो देखिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक को आप देखिएगा तो एक बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। काफी स्टॉक चल गया था, वैल्यूएशंस काफी हाई है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल देखिए मैनेजमेंट कुछ भी बोले, जिस तरह का बिजनेस है कार्बन ब्लैक का, ये बेसिकली टायर में यूज होता है, स्पेशलिटी केमिकल और थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन इनका
पावर में भी है। तो देखिए जो मेजर इनका जो रेवेन्यू आता है, अगर आप देखेंगे तो कार्बन ब्लैक से 92% ऑफ द सेल रेवेन्यू आता है, 32 का पीई है, 14% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर आप इसी सेगमेंट में देखेंगे कंपनीज को, तो इसका 16-17% का मार्जिन है, बहुत खास मार्जिन भी कंपनी क्लॉक नहीं कर रही है। तो लेकिन स्टॉक काफी चला है, इसको मुझे लगता है कि जबरदस्ती चलाया गया है। तो मैं इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो मुझे लगता है जो गिरावट है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे रिटेल क्लाइंट्स ट्रैप्ड हैं। तो बिल्कुल अभी क्या है, थोड़ा समय बना रहेगा। अगर आप देखें तो फर्स्ट Q1 में भी बहुत कोई खास रिजल्ट्स नहीं थे। कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम 25% YoY बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 60% के आसपास YoY बढ़ता दिखाई दिया था। और इसके बाद एबिटा में एक YoY बेसिस पर 72% की ग्रोथ दिखी थी। तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया था, और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है वो लंबी अवधि में अच्छा है। सभी कंपनीज का होता है जहां पर अच्छे मार्जिन आ रहे होते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो करीब 4300 करोड़ रुपए का आसपास का डेट है, जो कि मैनेजमेंट मान के चल रहा है कि जो है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अगले 5 साल में करीब 10,000 करोड़ का है। तो हम डेट को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। देखिए इस तरह की कंपनी बहुत सारी कंपनीज देती हैं। देखिए SW सोलर ने भी दिया था कि 4 साल में हम अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे, प्रॉफिट डबल कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक के अंदर एक गिरावट है। तो अब आपको करना क्या है, स्टॉक का सस्टेनेंस जो टेक्निकल चार्ट पे है वो इसी जोन में जहां ये ट्रेड कर रहा है। आप देखें तो मुझे लगता है 375 से 430 ये जो जोन है, इसके अंदर स्टॉक को कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, गिरावट रुक जानी चाहिए। अगर ये जोन नहीं सस्टेन करता है तो फर्दर वीकनेस आ सकती है 340 रुपए तक। और तो मुझे लगता है यही जोन है जहां इसको जाकर के सस्टेन कर जाना चाहिए। अगर आप इंडिया मार्ट को देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जिस तरह का कंजम्पशन में एक बार आ रहा है, जिस तरह का कमेंट्रीज आ रही है, वो काफी कमजोर है। मुझे लगता है स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त वीकनेस है और एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये अपने क्रिटिकल सपोर्ट्स के आसपास है, 2400 रुपए का इसका सपोर्ट है। कई बार इस सपोर्ट को इसने टेस्ट किया है, जनवरी 24, इसके बाद जून 24 में। तो हो सकता है इस जोन में आपको 2200 से 2400 के जोन में आपको कंसोलिडेट होता हुआ स्टॉक दिखाई दे। अगर आप स्टैनली लाइफस्टाइल को देखें तो स्टैनली लाइफस्टाइल का आईपीओ के बाद एक ऊपर चलने के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ देखिए 518 का ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप देखिए पहले भी मैंने जिक्र किया था, जब आईपीओ आया था उस दौरान भी मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह की प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी काम करती है। यहाँ पर कई सारे और भी ब्रांड्स हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक स्टिफ कंपटीशन है। इसके अलावा आप देखेंगे काफी इंपोर्टेड फर्नीचर का भी यहाँ पर एक मार्केट शेयर है। तो कंपनी को आप देखेंगे तो क्या ऐसा प्रोडक्ट डोमेन नहीं है जहां पर कि बहुत ही एक्सक्लूसिव, जहां पर एक बहुत बड़ा मार्केट कंपनी के लिए हो और एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन और डुओपोलिस्टिक सिचुएशन, ऐसा नहीं है। आप यूरोपियन और फर्नीचर देखें तो काफी बड़ा इन्फ्लो है उसका दिल्ली और बॉम्बे की बाजार में, जो इसकी मेजर मार्केट्स हैं। तो उस दौरान भी मैंने बोला था कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं उसको खरीदने के लिए। पैसा इन्होंने उठाया था स्टैनली नेक्स्ट लेवल और स्टैनली बुटीक स्टोर्स को बनाने के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का अभी जो इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन सितंबर में दिया है, यहाँ पर भी आप देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंप्रेस नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर दबाव रह सकता है आने वाले समय में भी। स्टोरी बहुत अच्छी है कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टॉक चलेगा, बट वैसा कुछ होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। तो बहुत लंबी अवधि के लिए आप इसको ना होल्ड करें, बाकी आपकी चॉइस है। टेक्निकल चार्ट्स पर जब तक ये 520 के ऊपर नहीं चलेगा, इसमें कोई बुलिशनेस आएगी नहीं, वीकनेस रह सकती है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बेरिश हूं। 440 का बेस है, 440 के बेस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आप सस्टेन करिए। 520 के ऊपर चलने के बाद ही इसके अंदर बुलिशनेस आएगी। कुछ एग्जाम्पलरी रिजल्ट्स आए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए, इसके बाद ही स्टॉक में एक बुलिशनेस आ सकती है। बिल्कुल जी सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आबिर हल्दर जी का सवाल आ रहा है कि ईपीएल इन्होंने ले रखा है 265 रुपए के भाव पर, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? फिर से सत्यम नाम बोलिए। ईपीएल सर, ईपीएल अच्छा, अभी 253 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है सर। पिरामल इंटरप्राइजेस जी तो देखिए अगर जी तो पिरामल इंटरप्राइजेस को अगर आप देखिएगा, पीपीएल नहीं ईपीएल, ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर अच्छा ईपीएल, जी जी जी
तो देखिए, तो बिल्कुल देखिए, ईपीएल को अगर आप देखिए, ईपीएल बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो मुझे इसके ऊपर पॉजिटिव कवरेज है। मुझे लगता है जिस तरह का कंपनी काम कर रही है, ये बेसिकली लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स ब्यूटी कॉस्मेटिक्स फार्मा हेल्थ के लिए बनाती है, जहां पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप कंपनीज को देखें जो अगर आप माफ कीजिएगा, अगर आप पुनासा कंज्यूमर या इन सब कंपनीज की कमेंट्री को देखें तो यहाँ पर एक अच्छा अपटिक है, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओरल केयर और ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स से करीब आप देखें तो 85% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का आता है। अगर आप क्वार्टर वन के भी रिजल्ट्स देखें तो एक डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ करीब 10% के आसपास देखने को मिली थी। EBITDA ग्रोथ करीब 20% के आसपास कंपनी को देखने को मिली थी। ये जरूर है, मार्जिन गाइडेंस आने वाले समय में भी इनको लगता है कि 20% का मार्जिन रहेगा साल के अंदर, तो एक अच्छा मार्जिन गाइडेंस है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको लगता था कि ऐसा है ओरल केयर में वॉलेट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर स्टॉक के अंदर देखिए काफी चल गया है, तो काफी चला हुआ स्टॉक है, एक अच्छा मूव इसके अंदर पहले भी आया है। अब अगर आप अभी भी देखें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस 276 का बनता है। मुझे लगता है स्टॉक अगर 240 को सस्टेन कर ले, 240 के नीचे ना जाए, 253 का भाव है, तो इसके अंदर बुलिशनेस बनी रहेगी। जैसे ये दोबारा 260 के ऊपर चलना शुरू करेगा या आपको 290 320 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस 240 पर। बिल्कुल। चलिए शरद सर, थैंक यू सो मच शरद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, साथ ही जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ सर अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स और स्ट्रैटेजीज को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हम आपके साथ अब मंडे के सेशन में जुड़ेंगे सुबह 9 बजे, आपका फेवरेट शो पैसा बोलता है लेकर, जहां पर आपको मिलेगी कई सारी इक्विटी और डेरिवेटिव साइड पर ट्रेड्स। तो आप इस शो के साथ बने रहें और देखना ना भूलें, पैसा बोलता है सिर्फ और सिर्फ जागरण बिजनेस पर।